इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करके हमारे पास जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आए वो हमारा कंप्लीट डेसिमल एक्सपेंशन आया और उसका जो रिमाइंडर हो वो 0 हो। मतलब जो भी आपको फ्रैक्शन दिया आपने उसको डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपने देखा कि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। जिसका रिमाइंडर 0 आ गया वो क्या हो गया आपका पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। देखो 5/3 हमने क्या किया, 3 यहाँ लिख लिया, 5 यहाँ लिख लिया। अब देखो 3 के टेबल में हम 1 लिख सकते हैं कि 3 आता है, माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब देखो 2 छोटा हो गया, 3 से छोटा हो गया 2, इसके लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर 0। हमने यहाँ पॉइंट लगाना, 0 लेने के लिए हमको एक पॉइंट लगाना पड़ता है। ठीक है, हमने पॉइंट लगा लिया। अब 3 के टेबल में 20 कहाँ आते हैं, 3 6 से 18। ठीक है, 20 नहीं आते। जब कोई डिजिट, देखो अगर जो हमको डिजिट दिया है वो ना आए तो हमने उससे क्या करना होता है, उससे छोटे वाली डिजिट ले लेनी होती है। जैसे 3 के टेबल में 20 नहीं आता पर 3 के टेबल में 18 आता है, तो हम लिखेंगे 6 = 18। अब इसको माइनस करेंगे 10 के टेबल में, सॉरी 10 में से माइनस किया तो 2, ये 1 रह गया, 0, 2 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा 2 आ गया, अब आप देखोगे 2 फिर छोटा हो गया। ठीक है, तो फिर हमने अब यहाँ पर 0 लेना है ना, तो हमने फिर पॉइंट लगाना है। एक ही बार पूरी जो हम डिवाइड करते हैं उसमें एक ही बार लगाना है। एक बार हमने लगा दिया, फिर हम 0 पूरे डिवाइड में ले सकते हैं बिना पॉइंट लगाए। ठीक है, अब हमने 0 लगा दी। अब फिर हमको पता है कि 3 के टेबल में 20 आता नहीं, फिर 6 आ जाएगा या फिर 18 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 लिखो या ना लिखो मर्जी आपकी। ठीक है, 2 आ गया फिर यहाँ पर। अब फिर 2 आ गया, फिर हम पॉइंट हमने पहले लगाया हुआ, फिर 2 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे। अब ये जो हमारा जो डिवाइड है करके हमारा फिर 2 आ गया। अब देखो अब ये ना आगे खत्म ही नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा हमारा, फिर यहाँ पर 6 6 6 6 आता ही जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा क्या, जो हमारा 6 डिजिट है वो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है ना। 6 यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ भी आ रहा है, फिर आप यहाँ करोगे तो फिर यहाँ 20 आ जाएगा, फिर 18 करोगे फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। जो चीज बार बार आ रही है ना, हम उसके आंसर में ऐसे लिखते हैं 1.6 बार। ये ऊपर लाइन लगाई होती है ना, उसका मतलब होता है कि ये जो डिजिट है वो बार बार आ रहा है। इसको हम मैथ के लैंग्वेज में बार बोलते हैं। जो चीज बार बार आए उसको क्या बोलते हैं, बार। इस सिंपल सी एक लाइन लगानी है, जिस डिजिट के ऊपर ये लाइन लगी होगी उसका मतलब यही है कि जब हम डिवाइड करते हैं वो डिजिट बार बार हमारे जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने 2 तरीके के पढ़ लिए। तो अब देखो जिसका रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 1.6, जिसके ऊपर कोई बार ना लगा हो या ऐसे ऐसे ना हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। जिसको मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर भी 0 आ जाए और हमारा जो ऊपर आंसर हो वो बिल्कुल कंप्लीट हो, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 ही ना आए, हमारा आगे चलते जाए खत्म ही ना हो। ठीक है, डिवाइड जो है वो हमारा खत्म ही ना हो और ऊपर जो आंसर है वो रिपीट हो, ऊपर भी खत्म नहीं हो रहा है, ऊपर भी 6 6 6 6 आ ही जा रहा है। हमको पता नहीं कब तक खत्म होगा, ये खत्म नहीं होगा। 6 जो है वो बार बार आ ही जाएगा। अब देखो बार बार 6 आ रहा है, तो ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो चीज खत्म ही नहीं हो रही और बार बार आ रही है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो खत्म नहीं होते। इसकी दो पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो सीधी सी बात है कि आपने ये याद रखनी है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है ना, टर्मिनेट का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना। ठीक है, टर्मिनेट कर दो, खत्म कर दो। देखो जो डिवाइड हमारा खत्म हो गया इन द सेंस कि 0 आ गया रिमाइंडर में। अगर 0 आ गया तो हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया, यहाँ कहीं 0 आ नहीं रहा था तो हमारा डिवाइड तो कंप्लीट हो नहीं रहा था। ठीक है, खत्म हो गया इन द सेंस कि रिमाइंडर क्या हो आपका 0 आ जाए। जो हमारा डिवाइड खत्म हो जाए, हमारा क्वेश्चन जो हमारा ये आंसर है ये भी खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े ना कोई बार आए, वो जो चीज खत्म हो जाए। जैसे टर्मिनेटिंग का मैंने भी आपको मतलब बताया क्या होता है, खत्म होना। तो ये जो चीज खत्म हो जाए जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग, मतलब कि जिनका हमारा एक्सपेंशन जो हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, उसको आप बोल सकते हो
टर्मिनेटिंग, और जिसका हमारा बार बार रिपीट होता जाए उसको आप बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, खत्म भी नहीं हो रहा आपका और आपका रिपीट भी, आंसर जो है आपका रिपीट भी होता जा रहा है। अब ऐसे नंबर्स, ऐसे डिजिट्स जिनका ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, उसको आप बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आप इसकी एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, जैसे मैंने टर्मिनेटिंग की एग्जांपल ये ली थी, 8/5 ली थी, मैंने ली थी 8/5, मेरा आंसर आ गया था 1.6। ठीक है, जिसका रिमाइंडर 0 आए और आंसर ऐसा आए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का आंसर हम लिख सकते हैं ये 5/3, जिसका हमारा आंसर आ रहा था 1.6 के ऊपर बार था, मतलब 6 आपका बार बार आ रहा था। देखो सपोज करो अगर ऐसा लिखा हो 2.48, बार 48 के दोनों के ऊपर हो, ठीक है, बार क्या हो, दोनों के ऊपर हो, तब इसका मतलब होता है 4848, इसका मतलब ये है कि 4848 बार बार रिपीट हो रहा है। जितने के ऊपर बार लगाओ, सपोज यहाँ पर 1 2 3 के ऊपर भी, 3.123 के ऊपर भी बार लग सकता है, तो आप क्या लिखोगे 3.123 123 123, मतलब जितने के ऊपर आपका बार लगा होगा, आपने डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब वही होता है कि वो आपका जब डिवाइड कर रहे थे वो नंबर आपका बार बार रिपीट होता जा रहा था। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की। जो हमारा आपने √2 देखा होगा, √2 इसकी वैल्यू ना 1.14, आगे बहुत सारी वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, ना तो ये रिपीट होता है और ना ही खत्म होता है। जो √2 है वो किसकी एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म भी ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी ना हो। इसकी मैं आपको वैल्यू लिख के बताती हूँ। ठीक है, बहुत इतना आपने याद रखना सफिशिएंट है, पर इसकी कितनी लंबी वैल्यू होती है, उसमें एक भी डिजिट ऐसा नहीं होता जो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, अब इसको हमने, अगर हमने खुद, मैं आपको बोलूँगा √2 की आप वैल्यू खुद निकालो, आपको पता नहीं क्या है, तब आप कैसे निकालोगे, देखो अच्छा एक चीज याद रखना कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, जैसे हम डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। जैसे यहाँ लिख लूँ मैं 4 7 8। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करते होते हैं, हम ऐसा डिवाइड जो होता है हमारा सिंपल डिवाइड होता है, उसमें हम तो ये देखते हैं कि 2 के टेबल में 4 कहाँ आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 2 के टेबल में 4 कहाँ आते हैं, तो हम 2 लिख देते हैं या 4 लिख देते हैं, कैंसिल होता है, 7 नीचे उतरता है। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आते हैं तो इससे छोटा डिजिट लेंगे, तो हम क्या लिख देते हैं, 2 3 6 होते हैं, तो हमारा 1 नीचे आता है, 18 है। अब 2 के टेबल में 18 कहाँ आते हैं, 9 में आते हैं। ठीक है, ये हमारी सिंपल डिवीजन होती है। अब इस सिंपल डिवीजन में आपने देखा होगा हमने किस किस को मल्टीप्लाई किया, पहले तो हमने 2 × 2 को किया, ठीक है, फिर 2 × 3 को किया, फिर 2 × 9 को किया। इस डिवीजन में हम क्या करते हैं कि हम ऐसे डिफरेंट नंबर्स भी ले सकते हैं जब हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है ना। अब देखो एक तो याद रखना कि जब पॉइंट, इसको हमेशा पेयर में लेते हैं, अब यहाँ इसको पेयर में लोगे, ठीक है, 2 तो हमारा सिंगल है ही है, उसके बाद जितने भी आप नंबर लोगे वो क्या लोगे, पेयर में लोगे। आप एक 0 नहीं ले सकते, आपको 2 0 ही लेने होंगे, आपको नंबर क्या लेने होंगे, पेयर में, जोड़े में। अब देखो, अब मैंने देखना है कि 2 कहाँ पर आता है, डिवाइड की तरह ही है, मैंने देखना है 2 कहाँ पर आता है। आप सब बोलोगे 2 × 1 2, पर जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, अब हमको पता है कि हम जो है 2 × 1 तो लिख नहीं सकते कि हमारा 2 आ जाए। हमने क्या करना है, सेम डिजिट वाले नंबर लिखने हैं। अगर 1 लिया है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा दूसरा नंबर, अगर 2 लिया है तो दूसरे नंबर पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 लिया है तो 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। अब देखो अगर मैं 2 × 2 ले लूँ तो 4 आ जाता है। अब 4 तो बड़ा हो गया, हमको पता है अगर कोई डिजिट ना हो तो उससे छोटी डिजिट लेनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम मल्टीप्लाई करके 2 है, जैसे 1 मल्टीप्लाई करके 1 आता है, 2 × 2 करके 4 आया था सीधे, वो 2 से बड़ा हो जाता है, तो उससे छोटा कौन सा होगा, ये वाला 1 × 1 हमारा 1 आएगा।
देखो 1 मल्टीप्लाई 1 जब हमने किया तो हमारा 1 आया, ठीक है, यहाँ हमारा 1 आया। हमने ऊपर भी 1 लिख देना है, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो भी हमने 1 लिख देना है। अब देखो, अब यहाँ जैसे हम लोग माइनस करते होते थे, यहाँ पर भी माइनस करना है, पर यहाँ प्लस करना है आपने। यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस करोगे, यहाँ प्लस करोगे। अब यहाँ प्लस करके 2 आ गया और यहाँ माइनस करके हमारा 1 आ गया। अब देखो हम यहाँ पर क्या करते थे, 1 डिजिट उतारते थे, ठीक है, एक एक डिजिट। पर यहाँ हमने क्या बोला है कि हमने नंबर पेयर्स में लिए हुए हैं, पेयर में नंबर्स लिए हुए हैं। अब पेयर को पूरा इस 2 दोनों जीरो को हम नीचे उतारेंगे, हमने उतार दिया। अब हमने देखा हमारे पास 2 तो है, हम किसको मल्टीप्लाई, कौन से नंबर्स लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए। देखो 2 जो हमने जिसको प्लस करके वहाँ 2 आया, 1 + 1 करके 2 आया, 2 हमने लिखना ही है। फिर हम 1 1 करके देखेंगे, 1 1 करके देखा हमारे पास 21 आ गया। फिर हमने 2 2 करके देखना है, ये जो 2 है ये हमने लिखना ही है, बाकी हमने चेंज, इन दोनों को चेंज करते जाना है, पर जो चेंज करना है वो सेम। जो 2 है उसको 2 साथ ही मल्टीप्लाई करके देखोगे, 2 × 2 44, इसका 44 आंसर आ जाएगा। फिर 22 को 3 से करके देखोगे, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। फिर 24 को करोगे 4 4 से, 4 4 16, 4 2 8 1 9 96। देखो अब 25 से भी करके देख लो, 5 5 से 25, 5 2 10 125। अब देखो 125 तो 100 से बड़ा हो गया। अब 125 100 से बड़ा हो गया, तब हमने देखा कि जो ये 20, जब हमने 2 को 4 4 से किया, ठीक है, ये जो डिजिट आएगा इसको आपने लिखना ही है सबके साथ, बाद में आपने चेंज करते जाना है। 1 1 लेना है, 2 2 लेना है, 3 3 लेना है, 4 4 लेना है। अब जिसके साथ आपका आंसर मैच कर जाता है, मैच अगर नहीं करेगा तो उससे छोटी रकम लेनी है, उससे छोटी हमारी क्या है 96। अब 96 है किस पे आया, 4 पे, यहाँ करेंगे 4 4, ठीक है। और यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है मैंने, ये वाला 4, इसको आप यहाँ पर भी लिख दोगे, पर यहाँ पर पॉइंट था, पहले पॉइंट लगा लोगे फिर 4 लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ 96 आया और यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। 24 को प्लस करोगे 4 में तो हमारा आ जाएगा 28। अब यहाँ पर माइनस करो, 10 में 6 के 4, ठीक है। हमने माइनस करके देख लिया 100 से 96 से, तो हमारा कितना आ गया 4। अब देखो ये इन 2 जीरो को हम नीचे उतार लेंगे, इसको आप लिखो ना लिखो ये मैटर नहीं करता। हमने 400 उतार लिया। अब हमने ऐसा डिजिट देखना है, जैसे हम 28 तो हमने साथ साथ में लिखना ही है, ठीक है। 28 को हमने चेंज कर, जो हमारा आंसर आया, जैसे यहाँ 2 आया था हमने सबके साथ 2 लिखा ही था ये वाला, ठीक है। इसी जैसे हम यहाँ 28 आया, हमें 28 लिखना ही है। उसके बाद हमने देखना है, अब 1 से करके देखेंगे तो हमारा 281 ही आ जाएगा। फिर 2 से करके देखेंगे, 2 2 4, 8 2 16, 2 2 4 8 5, अब 564। अब 564 तो हमारा 400 से बड़ा हो गया, और 400 आता नहीं तो उससे छोटा कौन सा है 281। तो मतलब कि हमने किससे किया है 1 1 से किया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 1, हमारा आंसर कितना है 281। 10 में से 1 गए हमारे 9, ऐसे 1 3 2 माइनस हुए 1, ठीक है, 119। अब देखो यहाँ हमारा प्लस करके आ गया 282, किसको करके आया 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। आगे भी आपको जितने डिजिट निकालने हैं उतनी आप जीरोस लगाते जाओ, आगे आप सॉल्व करते जाओ। आपने यहाँ एक और डिजिट निकालनी है तो 2 जीरो लगा दो, फिर एक और डिजिट निकालनी है तो 2 जीरो लगा दो। मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि √2 को कैसे सॉल्व करते हैं। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे 10 या 10-15 डिजिट तक सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लगेगा पर सॉल्व बहुत अच्छे से हो जाएगा। तब आप देखोगे कि कोई भी नंबर इसमें क्या है रिपीट नहीं करता है और ना ही खत्म होता है। जो नंबर ना तो रिपीट करे और ना ही खत्म हो वो क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब ओवरऑल हमने ये बोल दिया कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा हो वो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसका मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाए वो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। जिसका रिमाइंडर 0 ना हो पर आंसर जो हो वो रिपीट करता हो वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। जो ना तो रिपीट करता हो और ना ही रिमाइंडर 0 है उसका क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब एक चीज आपको बताती हूँ, देखो टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं ना, देखो अगर 1.6 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ,
अगर मैंने इसका डेसिमल हटाना हो तो हम क्या करते हैं, जहां डेसिमल लगा होता है ना, जहां डेसिमल लगा होता है उसके जगह हम क्या लिख देते हैं 1। अब 1 के आगे कितने डिजिट है, 8, तो हम इतनी जीरो लगा देते हैं। सपोज अगर मैंने लिखा होता है 2.48, ठीक है, तो हम इसका अगर मैंने बोलती कि इसका डेसिमल हटाओ तो अब कैसे करते, 248 और जहां पॉइंट लगा था उसके नीचे हम 1 लिख देते। यहाँ पर डेसिमल नहीं लिखना फिर, ठीक है, जब हमने डेसिमल हटा दिया, अब 1 का पॉइंट की जगह हमने 1 लिख दिया। इसके आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट है तो हमने 2 जीरो लिख दी। तो अब देखो 60, अब मैंने यहाँ पर इसे x के अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, p/q की फॉर्म में है, और जो भी नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल, ठीक है। अब जो हमारे टर्मिनेटिंग है, जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, इसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, जहां जितने भी बार वाले क्वेश्चन है उसको हम p/q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं ब्रीफली मैं वहां पर बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि 1 पॉइंट जो हमारे बार वाले डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं उनको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। अब आ गया हमारे पास ये, अब देखो ना तो ये खत्म हो रहे हैं, ठीक है, ना तो ये खत्म हो रहे हैं और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। अगर तुम मान लो जैसे अब मैंने यहाँ लिखा 1.41, अगर तो ये यहाँ पर खत्म हो गया होता, सपोज करो, वैसे खत्म नहीं होता, अगर ये यहाँ पर खत्म हो गया होता तो उसका मैं पॉइंट हटा के यहाँ से पॉइंट हटा के इसकी जगह 1 लिख देती, 3 डिजिट है, आगे यहाँ 3 जीरो लगा देती, ये हो गया p/q की फॉर्म में, तो इसको हम कह देते कि रैशनल नंबर है। पर हमको पता है कि ये ना तो खत्म हो रहे हैं कहीं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। अगर रिपीट भी हो रहे होते, सपोज कि 4 रिपीट हो रहा होता, 4 बार बार आ रहा होता, तब मैं आपको ये भी कह सकती थी कि जो नंबर्स रिपीट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं। अगर p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। पर इसमें क्या है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं करती, ना तो ये खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख नहीं सकते, और जिनको भी हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, इरैशनल, तो हमें लिख देंगे इरैशनल, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने अभी तक रैशनल नंबर की वो डेफिनेशन पढ़ी थी कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो एक रैशनल नंबर की इस इंट्रोडक्शन के बाद एक और डेफिनेशन जो निकल के आती है वो ये है, whose possesses terminating decimal expansions and non-terminating and repeating decimal expansions is also called rational number। जो हमारे terminating decimal expansions होते हैं और जो हमारे non-terminating and repeating decimal expansions होते हैं, इन सबको भी हम rational number बोलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इस इंट्रोडक्शन के बाद हमको ये भी पता लग गया कि जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है वो भी रैशनल नंबर होते हैं। ये आपको पता, मैंने बता दिया कैसे होते हैं रैशनल नंबर, पॉइंट हट के 1 लग जाता है और जितने डिजिट्स होते हैं आगे उतने जीरो लग जाती है। ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 में बताऊंगी कि इसको हम कैसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने इरैशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी, इरैशनल नंबर इज कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस एक्सरसाइज के बाद हमको एक और इसकी डेफिनेशन मिल गई इरैशनल नंबर की, क्या, whose possesses non-terminating and non-repeating decimal expansion is also called irrational number। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस रखते हैं उनको भी हम क्या कह सकते हैं, इरैशनल नंबर, क्योंकि ये ना तो खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। अगर ना ही खत्म हो और ना ही रिपीट हो तो हम इसको p/q की फॉर्म में कभी लिख ही नहीं सकते, और जिनको हम नहीं लिख सकते वो हमारे इरैशनल होते हैं। इनकी मेन डेफिनेशंस आपने वही याद रखनी है कि जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल है, जिनको नहीं लिख सकते वो इरैशनल है। दैट्स इट, यही आपका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके डाउट जरूर सॉल्व करूंगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।